हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का पहला अध्याय क्लास 12 के लिए। सो प्लीज बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके हमारे वीडियो को देखिए और समझकर अपना अध्याय पढ़िए। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला अध्याय है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ठोस अवस्था कहाँ से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि पदार्थ या फिर द्रव होता क्या है। ठीक है, तो वह हर वो वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसके पास द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। बात क्लियर है। पदार्थ क्या होता है, वह हर वो वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसके पास द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इससे पहले ठोस, द्रव और गैस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। प्लाज्मा के बारे में आज हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो हम आपको एक डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम, ये ठोस का। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। देखिए ठोस में क्या है, ठोस पदार्थों में क्या होता है कि उसके हर एक कण एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होते हैं तथा बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। ठोस पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं तथा एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ठोस। क्या होते हैं, ठोस पदार्थ। ठीक है, और इनके अंदर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बिल्कुल ही कम होती है तथा इनके बीच का अंतराणविक बल बिल्कुल मजबूत होता है तथा जैसे जैसे हम इसको हीट देते हैं, इस ठोस अवस्था में अगर हम हीट देंगे तो क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूरी बनाएंगे। क्लियर है। अगर हम ठोस अवस्था को उष्मा देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और बढ़ने के कारण इनके बीच का अंतराणविक बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। जब ये थोड़ा कम होगा तो किस अवस्था में आ जाएंगी, द्रव अवस्था में। बात समझ में आ रही है बच्चों कि ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं तथा इनके बीच में अंतराणविक बल बिल्कुल मजबूत होता है तथा इनके पास बहने का गुण नहीं होता है। जैसे जैसे हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा इनके बीच में अंतराणविक बल कम हो जाता है, जिसको हम क्या अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर हम द्रव अवस्था को और हीट देंगे, अगर इसको और उष्मा देते हैं तो द्रव के मॉलिक्यूल्स होंगे वो और दूरी बना रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हीट देते जाएंगे यह हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी उनके बीच में अट्रैक्शन बल उनके बीच में कम होगा, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगा। ठीक है, तो ये किस अवस्था में आ जाएंगी, गैस में आ जाएंगी। एक बार फिर आपको रिवाइज कराते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं तथा इनके बीच में अंतराणविक बल बिल्कुल मजबूत होता है तथा यह बहने के गुण नहीं रखते हैं। जबकि द्रव में ठोस अवस्था के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं तथा इनके अंतराणविक बल थोड़ा ठोस अवस्था के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच में कणों के बीच में अंतराणविक बल बिल्कुल ही नगण्य होता है, इसलिए ये बिल्कुल फ्री होते हैं। बात समझ में आ रही है। और इनके गैस के पास और द्रव के पास बहने के गुण होते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं प्लाज्मा क्या होता है। ओके, ठीक बात है बच्चों। देखो प्लाज्मा क्या होता है, गैस को उच्च वोल्टता प्रदान करने से परमाणु के इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, इस प्रकार प्लाज्मा का माध्यम का निर्माण होता है। बात क्लियर हो रही है। देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकलेंगे। ठीक है, तो वहां पे प्लाज्मा का निर्माण होगा। और बात याद रखिएगा, अगर वहां
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होगा तथा बिल्कुल रंगीन होगा। ओके, तो हम चलते हैं, रिवाइज करते हैं चारों के बारे में मोटी मोटी बातें। ठोस क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, इनका अंतराणविक बल बिल्कुल मजबूत होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी कम होती है तथा इनके आयतन और आकार बिल्कुल निश्चित होता है और इसमें बहने का गुण नहीं होता है। द्रव में देखा जाएगा तो ठोस के अपेक्षा द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है? उसके बाद गैस में देखा जाए तो इन सबके अपेक्षा उनके अणु क्या होते हैं? बिल्कुल दूर दूर होते हैं तथा इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नगण्य होता है। क्लियर है बात? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में परिवर्तित किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के प्रकार, ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस तथा दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। हम इसके बाद एक चार्ट बनाएंगे जिसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का विभाजन किया जाएगा उसके गुण के माध्यम से। तो हम अभी एक चार्ट बनाते हैं, उसको देखिएगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को उसके गुण के आधार पर उसका विभाजन किया जाएगा। सबसे पहले हम एक गुण लेंगे, हम ज्यामिति के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है एक निश्चित होती है तथा अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस का अगर हम ज्यामिति देखी जाती है ज्यामिति के आधार पे तो वह निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल देखते हैं NaCl और इसका एग्जाम्पल होता है रबड़। ठीक है, तो हम लोग ये पहले चेक कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसे निश्चित होती है। तो हम NaCl का एग्जाम्पल देखेंगे। NaCl में देखेंगे Na ऐसे लिखने का यह तात्पर्य है कि इससे पहले ये जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल एक यूनिट का समूह होता रहता है और एक हम बीच से एक उसका समूह लिए हैं। इससे पहले Na होगा, इससे पहले Cl होगा, यह अलग अलग चेन में जुटे हैं, यह एक जालक के माध्यम में जुटे हुए। तो देखा जाएगा इसकी ज्यामिति, तो हमें एक Na देखा जाएगा तो एक Na के चारों तरफ Cl मिलेगा और एक Cl के चारों तरफ Na मिलेगा। इसी प्रकार से जहां भी आपको Na दिखेगा या फिर Cl दिखेगा उसके चारों तरफ Na के चारों तरफ Cl तथा Cl के चारों तरफ Na अवेलेबल होंगे। इससे यह साबित होता है कि हमारे क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। इसी प्रकार से अगर हम रबड़ की ज्यामिति देखें तो इस प्रकार से होती है, जैसे तैसे करके रबड़ की ज्यामिति होती है और इसका कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। आप इधर से देखेंगे तो भी कुछ निश्चित नहीं दिखेगी, उधर से देखेंगे तो भी कुछ निश्चित नहीं दिखेगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि Na का एग्जांपल देखा जाएगा, जैसे कि उसकी ज्यामिति क्या हो रही है। Na की ज्यामिति, NaCl की ज्यामिति क्या है? एक निश्चित ज्यामिति है जिसके चारों तरफ Na के चारों तरफ Cl पाए जा रहे हैं और Cl के चारों तरफ Na पाए जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है तथा अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित है, जो रबड़ से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट गुण देखिए, गलनांक। जो क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में देखा जाए गलनांक के अकॉर्डिंग
तो क्रिस्टल ठोस के गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल निश्चित होते हैं तथा अक्रिस्टल ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक एक परास में काम करते हैं। परास में कहने का मतलब कि एक रेंज में काम करते हैं, जैसे कि 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में उनका कार्य पिघलना होगा। और यहाँ क्रिस्टल ठोस का एक निश्चित ताप होता है कि 100 डिग्री पे इनको ये होना है, एक निश्चित ताप पे अपना इनका कार्य करेंगे। जैसे हमने कभी ये अक्रिस्टलीय ठोस में देखा जाए, टायर को कभी जलाते हैं, एज एग्जांपल ओनली, टायर को कभी जलाते हैं तो नेक आगे वाला पार्ट जलता है, फिर कुछ वाला पार्ट पिघलता है, फिर उसके आगे वाला पार्ट सॉलिड में रहता है। इससे यह समझ में आता है कि किसी एक निश्चित ताप के परास पे, मतलब कुछ परास के कहने का मतलब रेंज, एक रेंज पे इनका नरम होना होता है और क्रिस्टल ठोस का निश्चित ताप और दाब पे इनका क्वथनांक गलनांक निश्चित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट गुण होता है विदलन गुण। विदलन गुण में क्या होता है कि क्रिस्टल ठोस में विदलन गुण बिल्कुल स्पष्ट विदलन देता है तथा अक्रिस्टल ठोस स्पष्ट विदलन नहीं देता है। विदलन का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी ठोस को, दैट मीन्स अगर हम क्रिस्टल ठोस को अगर हम किसी शार्प चीज से काटते हैं तो वह बिल्कुल मुलायम करता है। जैसे कि अगर हम लोग पनीर को काटेंगे तो बिल्कुल मुलायम करता है, तो वह होता है क्रिस्टल ठोस। बिल्कुल मुलायम करने वाली चीज को हम लोग स्पष्ट विदलन कहते हैं, और जो कि स्पष्ट विदलन कौन देता है, क्रिस्टल ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस स्पष्ट विदलन नहीं देता है। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबड़ है, उसको काटेंगे तो अस्पष्ट विदलन नहीं मिलेगा, जो आपका जो काटने वाला भाग होगा बिल्कुल साफ अस्पष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट गुण देखते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट गुण से करते हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होता है। यह निर्भर करता है इसके स्ट्रक्चर पे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का जो स्ट्रक्चर होता है एक निश्चित पैटर्न और निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय का जो बनावट होता है अनिश्चित होता है। जो निश्चित होगा वह वास्तविक ठोस होगा और जो अनिश्चित होगा वह आभासी ठोस होगा। जैसे आप लोग ने स्ट्रक्चर ये चीज देखे होंगे, जो NaCl का जो एग्जांपल दिया गया था उसमें उसका जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल वास्तविक था। वास्तविक कहने का मतलब वो निश्चित पैटर्न में था कि एक Na के चारों तरफ Cl था और एक Cl के चारों तरफ Na था। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस का जो हम एग्जांपल लिए थे रबड़, उसमें देखा गया था उसका स्ट्रक्चर तो एक निश्चित पैटर्न में नहीं था, इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, आभासी ठोस में। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, नेक्स्ट गुण शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के अकॉर्डिंग हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर स्पष्ट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे जल का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे रखते हैं ताप और यहां पे रखते हैं समय, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी भाप हो, भाप सपोज कर लीजिए, उसके पास 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो क्या होगा कि 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 150 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, जाते जाते 100 पे जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा वक्र चलेगा वो ऐसे चलेगा बिल्कुल, और एक ऐसा स्टेट आएगा जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा समय बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पे अवस्था का परिवर्तन होगा। अवस्था का परिवर्तन करने का मतलब जितने भी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो जितने भाप होंगे सारे भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे जब तक नहीं आ जाएंगे वहां पे हमारा टेम्परेचर नहीं गिरेगा और समय बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब बच्चों देखा जाएगा, अगर हमारे पास भाप है, ठीक है, भाप को हम उसको धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक। और एक ऐसी स्थिति आएगा जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वहां पे जो भाप होगा वह द्रव में बदलना स्टार्ट करेगा, और वहां पे टेम्परेचर तब तक नहीं कम होगा जब तक कि सारे भाप द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जहां पे हमारा ताप होता है कंसंट्रेटेड रहता है, ताप बदलता नहीं है। उसके बाद जब सारे भाप द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे तो फिर से 90 डिग्री पे जाएगा, 80 डिग्री पे जाएगा, जाते 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 0 डिग्री पे जाएगा, तो फिर हमारा वक्र ऐसे चलेगा। और यहाँ पे होगा 0 डिग्री पे आएगा तो जो जितने हमारे द्रव थे वो सारे कहाँ कन्वर्ट होने लगेंगे, उसकी अवस्थाएं कहाँ बदलने लगेंगी, बर्फ में बदलने लगेंगी। तो जब तक सारे
द्रव बर्फ में नहीं परिवर्तित हो जाती हैं तब तक उसका तापमान निश्चित रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस में इससे पहले हम लोग ने देख चुका है इसके गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं और इसके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वथनांक निश्चित होने का मतलब कि कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां पे उनका परिवर्तन होता है। जैसे 160 डिग्री पे भाप था, धीरे धीरे करते हुए 100 डिग्री पे आया, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए हमारा तापमान निश्चित हो गया जिसको हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं और वहां पे ऐसे वक्र मिले। फिर टेम्परेचर घटता गया और 0 डिग्री पे आया और यहाँ पे कहने का मतलब कि जैसे भाप है उसके एक एक मॉलिक्यूल्स अगर द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक टेम्परेचर आपका गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित था। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए इनका वक्र सिंपल सा ऐसे बढ़ेगा। ओके, चलिए तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट गुण है दैशिकता। दैशिकता के ज्यामिति के गुण दैशिकता के अनुसार देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। समदैशिक कहने का मतलब, दैशिक मतलब दिशा और विषम मतलब अलग। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में देखें, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे NaCl, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये Na है, ये Cl है। चलिए एग्जाम लिख ही देते हैं हम लोग, NaCl, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। इसी तरह यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर हम इसको देखें तो हम इस डायरेक्शन से देखें, सपोज करिए हम यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। प्रथम डायरेक्शन से देखेंगे, दैशिक मतलब होता है ये दिशा, ठीक है। तो दिशा मतलब अलग अलग दिशा से देखने के क्या रूल है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मिलेगा Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, इधर से भी मिलता है Cl Na Cl, मतलब एक एक चीज अल्टरनेट करके आ रही है। अगर हम अपनी दिशा परिवर्तित कर दें, अगर हम दिशा परिवर्तित कर दें और ऐसे कर दें, ठीक है, ये दिशा नंबर 2। अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या दिखेगा, एक तरफ Cl 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 Cl, दूसरी तरफ Na Na Na। तो हमारे दिशा बदलने के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर भी बदल गए। कहने का मतलब कि अगर हम यहां से देख रहे थे तो Na फिर Cl, Na फिर Cl, Cl अल्टरनेट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पहले एक साइड पे Cl हो गया, एक साइड पे Na आ गया। मतलब कि दिशा बदले तो उनकी स्थितियां बदल गई, मतलब कि दैशिक विषम हो गए। इसी प्रकार से हम अक्रिस्टलीय ठोस देखेंगे तो यह होता है समदैशिक। जैसे एग्जांपल हम लोग के पास था रबड़, यह होता है रबड़ का स्ट्रक्चर, ठीक है। रबड़ का स्ट्रक्चर है, चाहे आप यहां से देखें चाहे आप यहां से देखें, आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, सिंपल से दिखेगा एक आपके पास भीड़। ये एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे क्लास में जब असेंबली का टाइम देख लीजिए, तो असेंबली के टाइम में हमें क्या मिलेगा, ऐसे क्लास 9 के बच्चे दिखेंगे, ऐसे 12th के दिखेंगे, ऐसे 11th के दिखेंगे। तो यह हमें देखने का तरीका है। लेकिन अगर वही चीज हम इंटरवल में देखेंगे तो पूरी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो भीड़ टाइप्स हो जाती है। तो या तो हम इधर से देखें तब भी हमें भीड़ दिखता है, उधर से देखें तब भी हमें भीड़ दिखता है। मतलब हम अपनी दिशा बदल लें लेकिन हमारी स्थितियां नहीं बदलती है, वह जैसे का वैसे भीड़ का भीड़ ही दिखती है। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस का जो देखने का तरीका है, दिशा बदलने के साथ साथ वह समदैशिक होती है, एक तरह के दिखने वाले होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होती है, दिशा बदल के देखेंगे तो उसकी स्थितियां भी बदलेंगी। जैसे आप लोगों को बता दिया गया है विषम दैशिक और समदैशिक क्या होते हैं, तो आप लोग ये नोट्स देख लीजिए। यदि ठोस को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे विषम दैशिक कहा जाता है तथा यह गुण विषम दैशिक गुण कहलाता है। इसी प्रकार से समदैशिक, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में
एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित करता है तो इसे समदैशिक कहा जाता है एवं गुण समदैशिकता कहलाता है। बच्चों नोट बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर वीडियो को रोक रोक के आप लिखते रहिएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे क्रिस्टल। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्रिस्टल क्या होता है। तो रचनात्मक इकाएं जैसे कि परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। जो क्रिस्टल कहाँ पे होता है, जो संरचनात्मक इकाई को जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन हो, उनको अगर आप नियमित अवस्था में एक नियमित क्रम में जोड़ेंगे तो आपको क्रिस्टल मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। त्रिविम मतलब है 3 डायमेंशन, मतलब 3D। यहाँ पे ये क्या होगा, 3D समझने के लिए। फिर देखिए जालक, जालक में क्या होता है, जैसे क्रिस्टल हो गया, किसी भी अणु परमाणु जो भी है संरचनात्मक इकाई है उसको एक निश्चित क्रम में रखा गया है तो हमें मिला है क्रिस्टल। अब उस क्रिस्टल को बढ़ाते चले जाएंगे मतलब अनंत बिंदु तक, ठीक है। त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। त्रिविम जालक की कुछ खास बातें हैं, नोट करके लिखी गई है। त्रिविम जालक की जो जितनी भी बिंदुएं होती हैं, मतलब कि अगर ये त्रिविम जालक होता क्या है, पहले देखिए 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मतलब क्यूबिक होता है। क्यूबिक के ऊपर क्यूब, क्यूबिक के ऊपर क्यूब अगर आप रखते जाएंगे तो उसके जो बिंदु होंगे, जो आखिरी वाला जो बिंदु होगा किसी आखिरी वाले बिंदु से जुड़ता रहेगा, ऐसे कर करके बने रहेंगे। मतलब त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं से बिल्कुल समान होता है तथा त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु अथवा परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता है। त्रिविम जालक को प्रदर्शित करने के लिए हमें चाहिए इकाई सेल या फिर एकक कोशिका। अभी हम देखते हैं, चलिए देखते हैं इकाई सेल या फिर एकक कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल हम लोग पहले बना लेते हैं। ओके, देखिए ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल में हम लोग लिखेंगे, इसके लिए पैरामीटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे ऊपर वाले यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। इसमें ये देखेंगे कि जो इसकी इकाई हो, इकाई सेल, इसमें हमें पैरामीटर की आवश्यकता होती है। पैरामीटर कहने का मतलब कि इनकी लेंथ, अगर सपोज कर लीजिए कि यह पूरा कितना है, ए है, और यह पूरा कितना है, बी है, और ये पूरा कितना है, सी। यह क्या होता है, उस इकाई दूरी होती है, ठीक है। स्टॉप करिए। देखिए यह एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ये क्या है, अक्षीय दूरी, ये वाई एक्सिस पे अक्षीय दूरी और ये जेड एक्सिस पे अक्षीय दूरी। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, ए है, वाई एक्सिस पे बी अक्षीय दूरी और जेड एक्सिस पे सी अक्षीय दूरी है, ठीक है। और हम एक रिलेट कराएंगे अक्षीय कोण, ठीक है। तो अक्षीय कोण जैसे सपोज कर लीजिए ए है, बी है, सी है। ए को अल्फा, ये केवल आपको रिलेट करा के यहाँ नाम लिखने के लिए है, और ये गामा। अब यहां से देखते हैं कि अक्षीय कोण का नाम कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच में क्या एब्सेंट है, सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, अक्षीय कोण गामा, ठीक है। ए और सी में क्या एब्सेंट है, बी, इसलिए यहाँ पे अक्षीय कोण क्या लिख देते हैं, बीटा। और यहाँ पे क्या है, बी और सी में एब्सेंट क्या है हमारा, ए के लिए क्या है, अल्फा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अक्षीय लंबाई, यह है अक्षीय लंबाई, यह है अक्षीय लंबाई, यह क्या है, अक्षीय कोण और अक्षीय कोण, ठीक है। ठीक है, रुकिए। एकक कोशिका में जो तीनों अक्षीय लंबाई हैं वो क्या है, ए, बी और सी, तथा एकक कोशिका में तीनों अक्षीय कोण क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अब हम लोग इसे समझ चुके हैं कि अक्षीय लंबाई क्या होता है और अक्षीय कोण क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एकक कोशिका के क्लासिफिकेशन को देखेंगे अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में परिवर्तन करके। इसके लिए हम एक यहाँ पे चार्ट बनाएंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे और
उतारेंगे। तो हम लोग देखते हैं अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के परिवर्तन के साथ साथ हमें एकक कोष्टिका कितनी प्रकार की मिलती है। तो हमें यहाँ पे अक्षीय कोण अक्षीय लंबाई का कंपैरिजन करके उसमें बदलाव करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे 7 प्रकार की एकक कोशिका मिलती है। जैसे देखा जाता है सबसे पहले आता है घनीय। घनीय जब a बराबर b बराबर c है, मतलब सभी अक्षीय लंबाई बराबर हो तथा अक्षीय कोण 90 डिग्री की हो, जैसे NaCl। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखें तो चाक का डिब्बा देखेंगे तो उसके चारों सभी अक्षीय लंबाई बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। हम लोग इस स्टडी में इसी को लेकर पढ़ेंगे आगे। फिर इसी तरह होता है द्विमलंबास, जिसमें a बराबर b तो होता है लेकिन c के बराबर नहीं होता और यहाँ पे 90 डिग्री, और इन सभी के ऐसे ही करके। और सबसे लास्ट में आता है त्रिंतास, जिसमें a बराबर भी होता है लेकिन वो c के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पे अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब अक्षीय कोण अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता है और गामा के बराबर भी नहीं होता है। और कहने का मतलब कि ये 90 डिग्री भी तीनों नहीं होते हैं। इनके एक एक एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, कृपया इसको देखकर उतारिए और लिखिए। थैंक यू। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग ने क्या देखा है कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में परिवर्तन करके हम 7 प्रकार के एकक कोशिकाओं को प्राप्त किया है, जिसमें से सबसे पहले था घनीय। घनी को ही हम लेकर अध्ययन करते हैं क्योंकि यह एक सम्मित होता है। और सबसे लास्ट में आता है त्रिसा, जो कि असम्मित होता है। और सम्मित होने का मतलब कि इसका जो अल्फा बीटा गामा या फिर ए बी सी बिल्कुल समान होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे लास्ट वाला असम्मित होता है और सबसे पहले वाला सम्मित होता है। इसीलिए हम घनीय को लेके इस पूरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू।